वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम चेक बाउंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे मामले इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इस कानून के अंतर्गत आते हैं। प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और इस एक्ट का जो स्पेसिफिकली जो सेक्शन 138 है वो डील करता है चेक बाउंस के केसेस से। तो क्या सभी प्रकार के चेक बाउंसेस इंक्लूडेड हैं इस कानून में? ऐसा नहीं है। मानिए चेक इशू किया गया है किसी एग्जिस्टिंग ऋण या लायबिलिटी के अगेंस्ट, तब तो वो इस कानून में आएगा। लेकिन उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैंने आपको कुछ धनराशि चेक के तौर पे दिया है, लेकिन वो किसी ऋण के अगेंस्ट नहीं, मैंने आपको गिफ्ट किया है और अब ये चेक बाउंस हो जाता है। या फिर मानिए किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई पेमेंट है जहां पे चेक बाउंस हो जाता है, तो फिर इस तरीके के जो मामले हैं ये इस एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा 3 टर्म्स आप अक्सर सुनेंगे ऐसे प्रोसीडिंग्स में। एक है ड्रॉअर, दूसरा ड्रॉई और तीसरा पेई। यदि मैंने आपको चेक इशू किया है तो मुझे कहा जाएगा ड्रॉअर, बैंक को कहा जाएगा ड्रॉई, और आप जिन्हें पेमेंट रिसीव होना है आप कहलाएंगे पे। नेक्स्ट आइए उन वेल एस्टैब्लिश्ड कानून को जानते हैं। चेक बाउंस होने के बाद कुछ अनिवार्य स्टेप्स हैं जो आपको लेने होंगे, जिसके बाद ही आप सेक्शन 138 के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें कुछ टाइम लिमिट्स दिए गए हैं जिसे फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको चेक इशू किया, चेक पे जो डेट है हम सभी जानते हैं 3 महीने तक की वैलिडिटी पीरियड होती है जिसमें इसे बैंक में डिपॉजिट करना होता है। आपने चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने इसे अनपेड ही आपको रिटर्न कर दिया रिटर्न मेमो के साथ में। अब रिटर्न मेमो के मिलने से 30 दिन तक का समय सीमा आपके पास है, जिसके अंदर आपको मैं जो ड्रॉअर हूं, मुझे आप एक लीगल डिमांड नोटिस भेजेंगे पेमेंट करने के लिए। और इस लीगल डिमांड नोटिस में आप मुझे 15 दिनों का समय देंगे। या तो इन 15 दिनों में मैंने आपको पेमेंट कर दी, और यदि मैंने नहीं किया तो इन 15 दिनों की समाप्ति के बाद आपके पास 30 दिन का समय है जिसके अंतर्गत आप कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो एक बार 15 दिनों के समय सीमा की समाप्ति के बाद जब पेमेंट नहीं किया जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कंप्लेंट को फाइल करने के लिए, और आपके पास टाइम लिमिट कितना है? 30 दिन का समय है जिसमें आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। यहाँ एक और बात कि चेक बाउंस जो है वो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत तो अपराध है ही, इसके साथ ही वो आईपीसी के सेक्शन 420 चीटिंग में भी आता है। तो आरोपी के अगेंस्ट दोनों अपराधों के लिए मुकदमा चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मानिए जो अक्यूज्ड है, जो ड्रॉअर है, उसके वकील ने यह डिफेंस लिया है कि हमें तो डिमांड नोटिस मिली ही नहीं। तो यहां ये कानून जान लीजिए कि समन्स और कंप्लेंट की कॉपी मिलने के बाद 15 दिनों का टाइम लिमिट है ड्रॉअर के पास जिसमें वो पेमेंट कर सकता है और कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है कि मैंने पेमेंट कर दी है। इसके अलावा जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसके साथ आप एविडेंस क्या फाइल करेंगे, साक्ष्य क्या देंगे? इन साक्ष्यों को देखने के बाद ही कोर्ट जो है अक्यूज्ड को समन इशू करता है। तो सबसे पहले तो चेक, दूसरा बैंक द्वारा दिया गया रिटर्न मेमो, तीसरा लीगल डिमांड नोटिस। ये तीनों तो मिनिमम एविडेंस है, अनिवार्य है। इसके अलावा आपके केस के जो फैक्ट्स हैं, आपके पास और जो एविडेंस है वो भी आप सबमिट करें, लेकिन मिनिमम इन तीनों को देखने के बाद ही कोर्ट अक्यूज्ड को समन्स जारी करेगा। एक बार प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाए उसके बाद आप इन्हीं एविडेंस को पोस्ट समनिंग एविडेंस के तौर पे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक फाइनल पॉइंट ये मैं आपको बताऊं कि मानिए आपने रिटर्न मेमो के बाद मुझे लीगल डिमांड नोटिस नहीं भेजी है,
तो इस कानून में ये कहीं नहीं दिया गया है कि वैलिडिटी रहते आप दोबारा चेक को नहीं जमा कर सकते हैं और मुझे लीगल डिमांड नोटिस नहीं भेज सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं दिया गया है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, काम आए आपके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।